नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिय व्रत दीक्षित। उत्तराखंड के इस महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का जो महासंग्राम है, एक संग्राम और चल रहा है इसी बीच, और वो संग्राम है चंपावत में वोटिंग। जी हां, उस संग्राम की अगर बात की जाए तो वहां पर शाम 5 बजे को वो संग्राम थम जाएगा और उम्मीदवारों की जो किस्मत है, यानी कि जो 4 उम्मीदवार हैं, उन सभी की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। और बात कर ली जाए तो सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखने को मिल रही है। विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। शाम 5 बजे तक ये वोटिंग जारी रहेगी। और आपको बता दें कि इस सीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मुकाबला कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी से है। उपचुनाव के नतीजे 3 जून को घोषित किए जाएंगे और उत्तराखंड में फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 70 में से 47 सीटें जीतकर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने की उपलब्धि हासिल की थी। लेकिन जीत की अगुवाई करने वाले धामी खुद खटीमा से हार गए। हालांकि उत्तराखंड फिर मांगे मोदी धामी की सरकार के नारे पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले बीजेपी ने दोबारा धामी को ही मुख्यमंत्री बनाया। धामी के मुख्यमंत्री बने रहने के लिए शपथ ग्रहण करने से 6 महीने के भीतर उनका विधायक चुना जाना बहुत जरूरी है, इसलिए चंपावत से उपचुनाव लड़ रहे हैं। धामी ने 23 मार्च को दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके उपचुनाव लड़ने का रास्ता साफ करने के लिए कैलाश गहतोड़ी ने 21 अप्रैल को चंपावत से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल चंपावत उपचुनाव में आज 4 प्रत्याशियों के लिए वोटिंग लगातार जारी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में बनवसा के एक मतदान केंद्र पहुंचकर मतदाताओं से मुलाकात की और मतदान केंद्र का जायजा लिया। राज्य की मात्र एक सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए 26 दिनों तक प्रचार चला और रविवार को चुनाव प्रचार खत्म हुआ। आज 96,213 वोटर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित 4 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। यहां से बीजेपी के पुष्कर सिंह धामी, कांग्रेस के निर्मला गहतोड़ी, सपा के मनोज कुमार भट्ट और निर्दलीय हिमांशु गलकोटी चुनावी मैदान में है। जीत के ऐतिहासिक बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार के दौरान विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के बीच लगातार संवाद स्थापित कर उनका विश्वास जीता। तो वहीं चंपावत विधानसभा में जनता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव लड़ने से क्षेत्र में जनता में भारी उत्साह है। अब नतीजे वाला दिन का फिलहाल सभी को इंतजार है। बोलूँगी कि जैसे बेरोजगारी एक समस्या है, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो इसमें विचार करना चाहिए और पुष्कर सिंह धामी जी आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी की बात कर रहे हैं, विकास लगातार कहीं ना कहीं बातें की जा रही हैं और काम करने की बात लगातार की जा रही है, क्या भरोसा है चंपावत को किस तरह से विकास कायम जोड़ेंगे? पूरा भरोसा है हमें तो कि पूरा विकास करेंगे वो, इसलिए हम उनकी तरफ हैं कि जिस उम्मीदवार को हम चुनेंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा जी और हमारे इस एरिया का उद्धार करेगा, उत्थान क्या करेगा। सोचते हैं इस बार वोट डालने के लिए, किस मुद्दों पर यहाँ पर वोट डालने जा रहे हैं आप लोग? बहुत जरूरी है यही है कि जो भी हमारे ये ये चुनाव में जो जीत कर आते हैं तो वो हमारे क्षेत्र का विकास करें और हमारी जो समस्याएं हैं उनका निदान करें, और तो हमें क्या करना है। मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी। और यहाँ पर जो केंद्र है उसने विश्वास जताया, दोबारा से उनको चुनाव लड़ने का मौका दिया है, कैसा लग रहा है? हाँ जी, इस उम्मीद के साथ दिया है कि वो हमारे देश, हमारे इस क्षेत्र का, हमारे उत्तराखंड का विकास करेंगे और हमारे जिला चंपावत का विकास करेंगे और जो हमारी समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे। सबसे पहली समस्या है बेरोजगारी और दूसरी है कि यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम हैं और हमें स्वास्थ्य के लिए यानी आगे जाना पड़ता है। यहाँ इस तरह की कोई सुविधा नहीं है, तो हम चाहें चेहरे को देखते हुए 6 महीने में जो इन्होंने विकास दिया पिछले उसमें, उसको देखते हुए पब्लिक बहुत खुश है और इनकी उम्मीदवारी के लिए बहुत ही आगे उत्सुक भी है और इनसे बहुत उपेक्षाएँ हैं। उपेक्षा इस तरह की है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, सिटकुल वगैरह हों, ये चीज़ें हों, एम्स वगैरह हों, थोड़ी बहुत अच्छी राहत लेकर के सब सोच करके वोट कर रहे हैं। अगर चंपावत की बात करें, मुख्य समस्या यहाँ की क्या रही है? नंबर 1 तो बेरोजगारी और स्वास्थ्य विभाग, जो अगर एक्सीडेंट उधर हो जाता है तो यहाँ देखने तक को सीधे बरेली जाना पड़ता है। ये चीज़ सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे मुख्यमंत्री जी, इनसे आशा है। क्या नाम है सर? मुद्दा जो है लोगों का विकास का है
वैसे भी चंपावत जो है ये सीमांत क्षेत्र भी आता है और हमारा टनकपुर है, बनमसा, ये क्षेत्र जैसे अगर देखा जाए तो हल्द्वानी और यहाँ की अपेक्षा हल्द्वानी का विकास बहुत जल्दी हुआ। तो यहाँ ऐसा कोई ऐसा नहीं मिला कि पहले कि इसको जो एक अच्छा विकास का राह दिखाए। तो इसलिए सभी लोगों का है कि विश्वास विकास पर ज़्यादा ध्यान है लोगों का। जिस प्रकार से सीएम साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या क्या उम्मीद- ऐसा है कि क्या एक उम्मीद प्रकार से है? वीवीआईपी सीट भी आप चंपावत बन चुकी है? हाँ बिल्कुल बनेगी। वो मतलब ना युवा है, उनके अंदर उत्साह है और एक नया विकास विकास देंगे वो हमें भी। जो है मातृशक्ति ने इस राज्य को बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनकी अपेक्षाओं पर उनकी आशा और विश्वास जो भी उनका है उसको, जैसे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सारे काम हो रहे हैं, सारा नया विजन तैयार हो रहा है, नया एक कार्य व्यवहार आया है, नई कार्य संस्कृति आई है, मातृशक्ति को आगे बढ़ाया जा रहा है। कल ही हमने राज्यसभा के लिए डॉक्टर कल्पना सैनी जी का हमारे यहाँ चयन हुआ है प्रत्याशी के रूप में। मातृशक्ति को आगे बढ़ाने की एक बहुत बड़ी पहल है। राज्य बनने के बाद पहली बार राज्यसभा की उत्तराखंड से किसी को जो है महिला के रूप में आगे किया गया है, महिला को चुना गया है। इसी प्रकार से पहली महिला स्पीकर भी हमारी सरकार में इसी समय बनी है, इस कालखंड में बनी है। तो निश्चित रूप से हम इन सभी संभावनाओं पर और यहाँ की देवतुल्य जनता जो भी हमसे आशा करती है, हम विश्वास दिलाते हैं कि हम उसको आगे बढ़ाएंगे। सर इतने सालों में जो नहीं हो पाया। तो आज प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए तो चंपावत में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और आज जीत हार का फैसला हो जाएगा कि आखिर ईवीएम में किसकी किस्मत ने जीत लिखी है और किसकी हार लिखी है। तो चंपावत उपचुनाव पर आर पार लगातार जारी है और इसी बीच वहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और उनके साथ निवर्तमान विधायक कैलाश गहतोड़ी, जिन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट खाली की। उनसे हमारे संवाददाता अमित चौधरी ने खास बातचीत की। सुनिए सर। चंपावत उपचुनाव का आज निर्णायक दिन है। यहाँ पर खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं। सर आज निर्णायक दिन है, औपचारिकता ही कहा जाएगा क्योंकि लोगों का जिस तरह से प्यार और समर्थन मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे लोग इस प्यार को देखते हुए? नहीं, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ इस क्षेत्र के सभी देवतुल्य मतदाताओं का, जिनमें एक अपार उत्साह है आज मतदान को लेकर और प्रातःकाल से ही काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। आज बहुत ऐतिहासिक मतदान होगा और एक इतिहास बनेगा। केंद्रीय नेतृत्व का जिस तरीके से भरोसा दिखाया गया था आपके ऊपर, लगातार वो भरोसा आप कहीं ना कहीं जनता दिखा रही है और एक तरफा कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इसमें आप बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, विपक्ष दूर तक कहीं तक नहीं है। क्या कहेंगे जनता के इस प्यार को और किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने पिछले आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार ऐतिहासिक विजय यहाँ पर दिलाई है और 2/3 प्रचंड बहुमत दिया है, एक मिथक तोड़ा है, एक नया इतिहास बनाया है, लगातार दूसरी बार गवर्नमेंट बनाई है। तो निश्चित रूप से हम सब जनता के लिए जो हमने घोषणाएं की हैं, जो हमारे संकल्प लिए हैं, उन सभी को आगे बढ़ाएंगे। सर प्रदेश के लोग पहली बार उस मुख्यमंत्री को देख रहे हैं जो अपने जो निर्णय हैं वो लगातार ले रहे हैं और मजबूती से रखे जा रहे हैं। उस पर कई निर्णय ऐसे जो अभी आपने लिए हैं, किस तरह देखते हैं उनसे जनता किस तरीके से प्रभावित होने वाली है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 8 साल कार्यकाल पूरा हो रहा है और इन 8 सालों में देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति आई है, एक नया कार्य व्यवहार आया है कि जो कहा जाता है वो किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्हीं के अनुसरण करते हुए हमने भी उत्तराखंड की जनता के सामने जो भी यहाँ संकल्प लिए हैं, उन संकल्पों को हम पूरा करेंगे, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। सर एएनबी के माध्यम से बहुत ही अहम सवाल है, एएनबी के माध्यम से क्या यहाँ की जनता से आप कहना चाहेंगे, क्योंकि आज मतदान का दिन है और कहीं ना कहीं जनता उत्साही दिखाई दे रही है? मैं चंपावत क्षेत्र की देवतुल्य जनता से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत उत्साह दिखाया है, बहुत प्रेम दिया है, बहुत स्नेह दिया है। पिछले आम चुनाव में भी आदरणीय गहतोड़ी जी को उन्होंने भारी बहुमत से इस क्षेत्र से जिताया है। आज सभी लोग घर से बाहर आकर शाम 5 बजे तक एक ऐतिहासिक मतदान करें और एक नया इतिहास बनाएं।
तो ये थे पुष्कर सिंह धामी जो लगातार जनता से लगातार बात करते हैं। एक व्यक्ति में से और मौजूद है जो बेहद ही अहम कड़ी है इस चुनाव की, कैलाश गैतोड़ी जी। कैलाश जी, लगातार जनता के बीच में जाना, उनसे संपर्क बनाना, और वही कहीं ना कहीं फायदा यहाँ सीएम साहब को मिल रहा है। ये धन्यवाद करते हैं हम चंपावत की जनता का और आग्रह करते हैं कि मौका मिला है सब लोग अधिक से अधिक आगे आएँ और 5 बजे तक मतदान करें, एक रिकॉर्ड कायम करें ताकि जो हमने सोचा है उसमें सार्थक पहल आपकी भी हो सके। सर, कुछ महिलाओं को कहता है कि यहाँ बेहद सुविधाओं का अभाव है, बहुत चीज़ें, क्या प्राथमिकता रहने वाली है? जब मुखिया प्रदेश का सीधे ही यहाँ अब हमारा मार्गदर्शन करने वाला है तो फिर कोई कमी रहने वाली है ऐसा लगता नहीं हमको। कैलाश गैतोड़ी जी किस भूमिका में रहने वाले हैं? मैं मुख्यमंत्री जी का साया बन के काम करूँगा। तो साफ तौर से कैलाश गैतोड़ी जी का भी साफ कहना है कि मुख्यमंत्री जी का कहीं ना कहीं साया बन के वो काम करेंगे और यहाँ पर मुख्यमंत्री लगातार जनता के हित के लिए कार्य करेंगे और कई निर्णय ऐसे जो जनता के लिए लेने हैं और वो लगातार लिए जाएंगे। अमित चौधरी, एएनबी न्यूज। तो बात की जाए, समझने की कोशिश की जाए तो आज चंपावत के लिए काफ़ी अहम दिन है क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी के सीएम बने रहने के लिए यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक चुनाव जीतना काफ़ी अहम है। और काफ़ी अहम होने के साथ साथ ये सीएम पुष्कर सिंह धामी की आगे की राजनीति और रणनीति के लिए ये निर्णायक चुनाव है, क्योंकि खटीमा से हार के बाद उनका मुख्यमंत्री बने रहने के लिए चंपावत उपचुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है। और अब थोड़ी देर बाद अगर बात की जाए तो वोटिंग समाप्त हो जाएगी। 5 बजे तक का समय है मतदाताओं के लिए कि वो मतदान केंद्र पहुंचकर और वहां पर वोटिंग कर सकते हैं और अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। और आज 5 बजे वोटिंग समाप्त हो जाएगी और प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो जाएगी ईवीएम में। तो बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए और इसी बीच मतदान को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं सर आपको। आज आपने नामांकन किया है, क्या कुछ आने वाले समय में आपकी आवाज गूंजती नजर आएगी उत्तराखंड में? देखिए, अभी मेरे प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने, मेरे संगठन के मुखिया ने ये विश्वास जताया है कि मैं अपने प्रदेश के विकास के लिए, चूँकि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, अपने उत्तराखंड के विकास के लिए अपने केंद्रीय नेतृत्व की, अपने प्रदेश नेतृत्व की योजनाओं को बढ़ाने का काम करूँगी और केंद्र और प्रदेश के बीच में समन्वयक की भूमिका अपने आदरणीय भाई साहब की तरह ही मेरी भी होगी। धन्यवाद। तो आज का दिन चंपावत के लिए काफी अहम है और साथ ही आज का दिन निर्णायक भूमिका में रहने वाला है सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी को 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री बने रहने के लिए सदन की सदस्यता लेनी है और उसके लिए चंपावत से कैलाश गैतोड़ी ने उनको आमंत्रित किया कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए और हम आपके लिए सीट खाली करते हैं। और आज का दिन फिलहाल कुछ ही समय में मतदान समाप्त हो जाएगा और ईवीएम में किस्मत कैद हो जाएगी और 3 जून को ये नतीजे आएंगे। फिलहाल चर्चा इसी पर करेंगे और हरीश मैखुरी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता महेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश मैखुरी जी, सर समझना चाहूंगा आपसे, आज का जिस तरीके से दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए एक अहम कड़ी बन के उभरेगा, क्योंकि आज उनकी राजनीतिक करियर का फैसला होगा, ये फैसला होगा कि वो सीएम बने रहेंगे या नहीं। हालांकि ईवीएम में कैद हो चुका है कि क्या कुछ होने वाला है। अब 3 जून किसके लिए दिवाली होगी और किसके लिए
हार का सामना करना पड़ेगा किसको, ये भी फिलहाल सब साफ ही हो चुका है। हालांकि औपचारिकताएं सब बाकी हैं। प्रियव्रत जी, अब चुनाव में करीब मतलब पोलिंग बंद होने में 15 मिनट का समय रह गया है। अब तक करीब 56% मतदान चंपावत में हुआ है। तो हम तो ये समझ पा रहे थे करीब 60% से ऊपर मतदान जाएगा, लेकिन जिस तरह के आंकड़े चुनाव आयोग के मिल रहे हैं उसके हिसाब से अभी तक केवल 56% ही मतदान वहाँ पे हो पाया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पोलिंग कम हुआ। और जिस तरह से मुख्यमंत्री धामी काफी उत्साहित दिख रहे हैं अपने चुनाव को लेकर, उनकी चुनाव सभाओं में भारी भीड़ दिख गई। और उनका एक बयान में देख रहा था, उन्होंने कहा है कि पहले मैं कहता था कि प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, तो वही हुआ। और उसका कहना है कि आज जिस तरह से मैं जनता का उत्साह देख रहा हूँ तो उस हिसाब से मुझे प्रचंड बहुमत भी मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। लेकिन जो चुनाव का मतदान परसेंटेज है, क्योंकि केवल चंपावत में ही चुनाव है, तो उस हिसाब से चंपावत में करीब मैं ये समझ पा रहा था कि लोगों में ऐसा उत्साह होना चाहिए कि मतलब 55-56% पे चुनाव ना रुके, बल्कि 60-62-63% तक मतदान होना चाहिए। लेकिन अब लास्ट 15 मिनट 20 मिनट में लास्ट आवर का शायद अभी आएगा, तो उस हिसाब से देखते हैं 1 घंटे में कितना ज्यादा मतदान बढ़ा होगा। क्योंकि ये मैं 4 बजे तक का परसेंटेज बता रहा हूँ, जो 55% था। कुछ दिन पहले, कुछ देर पहले अनाधिकृत रूप से करीब 56% मतदान। तो इस हिसाब से देखें तो और उत्साह जनता में दिखना चाहिए था, वो कम है। तो जब मतदान का परसेंटेज कम होता है तो उसी हिसाब से मत बढ़ते भी हैं, तो ये एक तरह का मतलब स्टैग्नेट है, ठहराव सा है, इसको बढ़ना चाहिए था मतदान परसेंटेज। अब रही चुनाव के मुद्दों की बात, तो निश्चित रूप से जो हमारे वहाँ पे राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मतलब पोस्ट रहे हैं, एक दूसरे की कमियां गिना रहे हैं। लेकिन हम सोच रहे थे चंपावत का जो चुनाव है वो विकास के मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए था, विकास के मुद्दे प्राथमिकता में होने चाहिए। राजनीतिक दलों का काम ही विकास कार्य करना होता है। और जैसे चंपावत में सबसे ज्यादा, मैंने पहले भी कहा, चंपावत में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य उपकरणों का अभाव है, सड़कों का अभाव है। ये पहले एक तरह से पिथौरागढ़ जनपद का हिस्सा होता था, आधा का हिस्सा होता था। तो हरीश जी, मैं लौटूंगा आपके पास और समझना चाहूंगा कि आखिर विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है या सिर्फ इसलिए बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है क्योंकि सीएम बने रहने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का जीतना बहुत जरूरी है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बाद आप सभी का स्वागत है और सीधे चर्चा पर चलते हैं। हरीश मैखुरे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं। हरीश जी, बात रखिए अपनी। जी हरीश जी। जी, तो मैं यही कह रहा था कि चुनाव जो विकास के मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए था, लेकिन ये हमने देखा कि पूरे चुनाव भर में विकास के मुद्दों की बजाय, विकास के घटनाओं की बजाय एक दूसरे दल पर आरोप प्रत्यारोप का माहौल ज्यादा देखा गया चंपावत। तो निश्चित रूप से मैं कह रहा था चंपावत जो है वो पिछड़ा हुआ जिला है उत्तराखंड का। आपका उत्तरकाशी है, चमोली है, पिथौरागढ़ है, चंपावत भी उनमें गिना जाता है। चंपावत जिला जो है नया जिला बना था जब तब मुख्यमंत्री उस समय, तो बागेश्वर हो गया, चंपावत हो गया और रुद्रप्रयाग हो गए, ये 3 जिले नए बने थे। उस हिसाब से इनका अभी तक अपने जनपदों का ढांचा भी ठीक से खड़ा नहीं हो पाया है। वो चंपावत की मतलब चुनौती थी है चंपावत को किस तरह से अब आगे पुनर्गठन उसका जो अधूरा रह रखा है उसको कैसे पूरा किया जाए। उसी तरह से रुद्रप्रयाग का है, उसी तरह से बागेश्वर का है। अभी बहुत सारे काम जैसे जनपद का न्यायालय, जनपद की जेल, जनपद के
जो अपने बड़े चिकित्सालय हैं वो सब बनने अभी शेष हैं। तो इस पर किस तरह से काम हो। चलिए हरीश जी ये तमाम चीजें हैं जो देखने वाली बात होगी कि अगर पुष्कर सिंह धामी वहां से जीतते हैं तो क्या कुछ वहां पर बदलाव होगा, और अगर कांग्रेस वहां पर जीतती है तो जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, अगर आरोप प्रत्यारोपों के साथ साथ वहां पर विकास भी होगा। इसी बीच पवन तोमर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। पवन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी पवन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। और सवाल मेरा यह है कि आज जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी के चेहरे से जिस तरीके से उत्साह झलक रहा था, इससे साफ तौर पर कहीं ना कहीं अंदेशा ये लग रहा है कि 3 तारीख को बीजेपी लड्डू बांटने वाली है। जी श्योर। जी देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहली बात तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बता देता हूं। जिस तरह से चंपावत की जनता और वहां की जो विधानसभा है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जो पुष्कर सिंह धामी जी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां अपार खुशी देखने को मिल रही है। और जिस तरह से उनमें खुशी के साथ वोटिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं सुबह से आपके चैनल के माध्यम से, अनेक चैनलों के माध्यम से दिखा भी जा रहा है। वहाँ एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, जिसमें माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में वहाँ चंपावत का चहुमुखी विकास बहुत ज्यादा होगा। और विकास को मुद्दा बना करके ही चंपावत में हम वहाँ चुनाव को लड़ रहे हैं। चलिए लौटेंगे आपके पास। महेश जोशी हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद है। महेश जी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही है। सर बीजेपी ने तो अपनी जीत की घोषणा कर दी। देखिए ये भी चुनाव में अभी मतगणना जारी है और यहाँ की चंपावत की जनता ने बढ़ भागीदारी की है। कांग्रेस ने भी चुनाव में घर घर जाकर और अपने हर माध्यम से अपनी बात जनता के सामने रखी है। अब तो ये जनता तय करेगी कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो जनता तय करेगी, लेकिन उसके लिए जो जमीनी स्तर पर मेहनत की जाती है उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं विफल नजर आ रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। जी इससे पहले भी कई बार आप चर्चा में जुड़े हमारे साथ, चंपावत को लेकर कई बार चर्चा हुई इसको लेकर, लेकिन कांग्रेस कहीं धरातल पर नजर नहीं आई, कहीं ना कहीं वॉकओवर देती हुई नजर आ रही है बीजेपी को। कांग्रेस के नेता लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर बूथ स्तर पर जाकर अपनी बात को जनता के सामने रखा है, जनता के मुद्दों को लेकर मुद्दों को उठाया है। लेकिन सर बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो धरातल पर नहीं नजर आ रही है चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस बेस में नजर नहीं आ रही है। कह सकते कि बेस ही कमजोर, क्योंकि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जो हैं स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम शामिल है और महज कुछ ही नेता ऐसे हैं जो पहुंच रहे हैं वहां पर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मान लिया जाए कि सिर्फ आप कांग्रेस को जो वहां के रीजनल नेता हैं उन्हीं पर भरोसा रह गया है, या जो वरिष्ठ नेता हैं, जो प्रदेश स्तर के नेता हैं, या जो नेशनल लेवल के नेता हैं जिनका नाम स्टार प्रचारकों की सूची में है, वो कहीं नजर नहीं आए चंपावत उपचुनाव में। मेरी बात सुनिए। हाँ। आज मतदान हुआ है जिसमें आप जनता ने अपना बढ़ चढ़ कर भागीदारी की है। अब रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट आने से सब कुछ सामने आ जाएगा। रिजल्ट की प्रतीक्षा कीजिए ना सर। रिजल्ट की अगर वेट किया जाए तो सर फिर कांग्रेस सवालों घेरे में बहुत तेजी से खड़ी हो जाएगी। चलिए पवन तोमर जी। सवालों के घेरे में कांग्रेस ने इतनी अच्छी तरह से मजबूती से शुरू से चुनाव लड़ा है। जो हमारी प्रत्याशी थी वो इतनी लोकप्रिय है, सब संघर्षशील महिला है, जिसका जन्म ही संघर्ष है। वो पढ़ी लिखी महिला है, जिसे वहाँ के बच्चे जानते हैं। आप ये किस तरह से कह सकते हैं? चलिए पवन तोमर जी, महेश जोशी तो दावा कर रहे हैं कि इनकी जीत तय है, 3 जून का इंतजार करवाते हुए नजर आ रहे हैं और लड्डू भी बनवा लिए इन्होंने। देखिए महेश जोशी जी अब कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में महेश जोशी जी अगर दिल की आवाज को सुने तो इनको भी लग रहा है कि वहाँ नहीं, मजबूरी भी हो सकती है कि आज ये कांग्रेस का जीत का दावा करना। भाई प्रवक्ता है कांग्रेस के। जी मैं इस बात का आपसे सहमत हूँ कि मजबूरी है। हाँ। ये पार्टी के प्रश्न में बोलना, लेकिन और मजबूरी कहीं ना कहीं आपकी भी हो सकती है पवन तोमर जी।
कि आप भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं इसलिए आप भी दावे ठोक रहे हैं? एक सलाह देना चाहूंगा कि मन की सच्चाई को, दिल की आवाज को सुनना चाहिए और वहाँ व्यक्तिगत आधार पर जो भौगोलिक आधार पर आप देख रहे हैं उसको कहना चाहिए, कहने से नहीं डरना चाहिए। लेकिन पवन तोमर जी, देखिए पवन तोमर जी, कहीं ना कहीं आपकी मजबूरी हो सकती है, आप भी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आप भी नहीं कांग्रेस की जीत का दावा ठोक सकते हैं, आप भी अपनी जीत का ही दावा ठोकेंगे ना? देखिए, हमारी कोई मजबूरी नहीं है, ना ही किसी किस्म की कोई संशय है, ना ही कोई संदेह है। निश्चित तौर पर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, उनके सामने कोई चुनाव है ही नहीं, है ही नहीं। दूसरी बात, आप इनके कांग्रेस के नेताओं को देखिए, इनके वहाँ पर कांग्रेस के नेता जो है अपना प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, इनके बड़े नेता वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, इनका कोई एजेंडा नहीं है, इनका कोई रचना नहीं है। ये तो खाली एक राजनीतिक दल होने के नाते इन्होंने अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया है, वो भी इसलिए क्योंकि राजनीतिक दल है। अन्यथा इनको पूरी तरह से मालूम है कि वहाँ आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी एक तरफा जीत रहे हैं। चंपावत में पड़े हुए हैं, आप किस तरह से की बातें कर रहे हो? अब परिणाम की प्रतीक्षा कीजिए ना, परिणाम आने दीजिए, अब परिणाम आने दीजिए ना। अरे परिणाम तो आप पिछली बड़ी आपके साथ मैं जी आपके साथ में पहली डिबेट नहीं कर रहा हूँ, मैं डिबेट कई बार कर चुका हूँ और आपके जो प्रवक्ता है कांग्रेस के उनसे भी कई बार कर चुका हूँ। मैं आपको पहले कह रहे थे, बड़े हसीन सपने देख रहे थे कि मुख्यमंत्री कांग्रेस से बनने जा रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वो हसीन सपने देखने में आपकी आदत अभी छुट्टी नहीं है, अभी छुट्टी नहीं है, इसको आप आदत में डालिए। आप आगे सुन लीजिए, आप पूरी बात सुन लीजिए, उसका तब जवाब। चलिए महेश जी सुन लेते हैं जरा पवन तोमर जी को। पवन जी बात रखिए अपनी, फिर महेश जोशी जी के पास आऊंगा मैं। महेश जोशी जी, मेरा ये कहना है, देखिए हसीन सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। मेरा पहले भी कई बार डिबेट हुई है कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेस के प्रवक्ताओं से, वो तो पहले भी हसीन सपने देख रहे थे, कह रहे थे हमारी एक तरफा जीत उत्तराखंड में होने जा रही है। अब क्या हर्ष हुआ, ये जनता ने आपको क्या परिणाम दिया, ये आपके सामने है। अभी आप चलिए पवन जी, परिणाम तो हमारे सामने भी आए, क्योंकि हमने भी देखा कि घटीमा में आखिर क्या कुछ ये नतीजे आए और किस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से जीत का दावा कर रहे थे और उन्हें वहां से हार का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी चर्चा लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और सीधे मेहमानों की ओर चलते हैं। महेश जोशी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं। महेश जी, पवन तोमर जी ने तो आज जीत का दावा ठोक दिया, लेकिन इन्हें शायद खटीमा का हाल नहीं पता चला था, जिस तरीके से वहां पर जीत का दावा हो रहा था और आज ये जो नतीजा आया वो उपचुनाव तक पहुंच गया। महेश जी आवाज पहुंच रही है अब तक? महेश जोशी जी, पवन तोमर जी ने तो जीत का दावा ठोक दिया, लेकिन शायद ये खटीमा का हाल भूल गए, किस तरीके से वहां पर भी जीत का दावा ठोक रहे थे और आज ये नतीजा जो पहुंचा है उपचुनाव तक पहुंचा है। नहीं, मेरा कहना यह है कि पूरी माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश को देख रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं महेश जोशी जी को सुन लेते हैं। पवन जी लौटूंगा मैं आपके पास। महेश जोशी जी देखिए कि कांग्रेस ने चंपावत का चुनाव रणनीति के तहत लड़ा है, उसमें आप देखिए कि हम ये भी मानते हैं कि जिस तरह से कुमाऊं में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, इस तरह से खटीमा देख लीजिए, आप अल्मोड़ा देख लीजिए, पिथौरागढ़ देख लीजिए, जिन सीटों पे कांग्रेस जीती है ना, वहाँ पे परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है। ये वाला चंपावत का चुनाव कांग्रेस जीतेगी। आप ये आज परिणाम की प्रतीक्षा कीजिए और ये देखिएगा कि चंपावत का रिजल्ट जो होंगे वो अप्रत्याशित रिजल्ट होंगे। सर महेश जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। सर मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा महेश जी, जब विधानसभा चुनाव हुए थे 2022 के, तो वहां पर महज एक प्रत्याशी लड़ रहे थे, कैलाश गहतोड़ी, और उसके सामने कांग्रेस ने अपना एक मजबूत प्रत्याशी उतारा था। महज एक
प्रत्याशी को आप कैलाश गैतोड़ी जी को नहीं हरा पाए, अब तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीधे चुनौती दे रहे हैं आपको। जी बिल्कुल सही बात किया। मैं आपसे फर्क समझना चाहूंगा कि आप तब क्यों नहीं जीत पाए और अब सीएम पुष्कर सिंह धामी जो लगातार 2 बार के विधायक हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं, हालांकि कार्यकाल छोटा रहा है लेकिन मुख्यमंत्री भी रहे हैं और वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं, आखिर अब ऐसा कांग्रेस में कहां से जान आ गई कि कांग्रेस वहां से जीत जाएगी? समझाइए जरा मुझे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उसमें कुछ न कुछ तो कमी हमारे तरफ से भी रह गई होगी, जिस वजह से हम चुनाव हारे। नहीं, अब कौन सी जान फूंक दी गई कांग्रेस में? अब कौन सी जड़ी बूटी पी ली कांग्रेस ने जो वहां से वो जीत का दावा कर रही है? माहौल भी होता है। आप देखिए अभी सरकार को बने हुए 1 महीने का समय हुआ है। सरकार ने सत्ता में आते ही सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को शपथ लेते ही सबसे पहले जो स्वास्थ्य कर्मियों को निकालने का काम किया है। आप देखिए कि बिजली के दर देखो कितना बढ़ गया है। तो कई ऐसे मुद्दे जिससे मतलब ये कि मुख्यमंत्री धामी बैंक पे आए हैं और देखिए वो मतलब सही महसूस कर रहे थे कि ये चुनाव मतलब जीतना इतना आसान नहीं है। आप देखिएगा कि 1 महीने से मुख्यमंत्री चंपावत में ही पड़े हुए। सर लेकिन क्या इन सब को देखते हुए उत्तराखंड की जनता को ये लगता है कि अगर पुष्कर सिंह धामी के अलावा कोई और जीतता है तो ये सब निर्णय वापस ले लिए जाएंगे? अगर सीएम पुष्कर सिंह धामी अगर हार गए वहां से, मान लीजिए कि निर्मला गैतोड़ी जी जीत जाती हैं, तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए शायद कोई चारा बचे कि वो मुख्यमंत्री रहें और मुख्यमंत्री का ताज किसी दूसरे के सिर पर होगा। तो क्या ये सारे निर्णय जो हैं वो बदल दिए जाएंगे? महेश जी, जो भी आपने निर्णय गिनाए हैं बिजली के दाम को लेकर या जो डीआरडीए के कर्मचारी थे, जो आपने तमाम चीजें गिनाई हैं, क्या मुख्यमंत्री अगर पुष्कर सिंह धामी की जगह कोई और हो तो बदल दिए जाएंगे क्या? या एक सीट अगर कांग्रेस जीत लेती है तो अपना मुख्यमंत्री बना देगी? आप हमें चुनाव की प्रतीक्षा करनी चाहिए। चलिए मैं लौटूंगा आप लोगों के बीच, लेकिन इसी बीच उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा था वो भी सुना देते हैं आपको। सैनी जी को उम्मीदवार बनाया है और जैसा हमारी पार्टी की सोच रही है कि उत्तराखंड बनने से पहली बार उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड से किसी महिला को राज्यसभा का सदस्य के लिए उसका नामांकन हुआ है, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। और हमारी पार्टी हमेशा से मातृशक्ति को आगे बढ़ाने की पक्षधर रही है। महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था हुई थी वो भी हमारी ही सरकार में हुई थी उस समय, खंडूरी जी की। और आज कल्पना सैनी जी, डॉक्टर कल्पना सैनी जी को जो प्रत्याशी बनाया है, मातृशक्ति का भी सम्मान है और उत्तराखंड हमारी मातृशक्ति ने बनाने में अपना बहुत बड़ा भूमिका उनका रहा है हमेशा से। आगे इस रूप में जो इनका अनुभव है और सामाजिक समाज में, राजनीतिक क्षेत्र में और हमारे इस पूरे क्षेत्र में इस बार का जो विधानसभा का चुनाव है 2022 का, उसमें मातृशक्ति ने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी की 2/3 प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, एक मिथक टूटा है, एक नया इतिहास बना है, उसमें मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है तो निश्चित रूप से महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व तो आगे होना चाहिए। उस रूप में कल्पना सैनी जी हमारे बीच में, मैं उनको बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे वो हर क्षेत्र में उत्तराखंड के विकास के लिए जो राज्य और केंद्र है उनके बीच में, जैसे आदरणीय नरेश जी अभी तक समन्वय का काम कर रहे थे राज्यसभा में जाकर, अब जो है कल्पना जी भी उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगी। मेरी उनको बहुत शुभकामनाएं। मैंने पहले ही आप लोगों से कहा था, जब चुनाव के बारे में आप लोग मुझे पूछते थे तो मैं हमेशा से कहता था, जैसे मैंने विधानसभा के चुनाव में कहा था कि प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और 2/3 बहुमत कम से कम आएगा। इस बार चंपावत के अंदर पार्टी और दलों की बात नहीं है, वहाँ के लोग विकास के लिए आगे आ रहे हैं। पूरा चंपावत एक साथ है और अभी जो मतदान हो रहा है वो ठीक उसी प्रकार से हो रहा है जैसा मैंने कहा था कि मतदान का एक वहाँ पर इतिहास बनेगा। 100% मतदान की ओर बढ़ रहे हैं। और जो आम चुनाव हुआ था
उससे ज़्यादा मतदान होने जा रहा है। उसी प्रकार से जो इसका जब रिजल्ट आएगा वो भी एक। तो चलिए चर्चा पर वापस आते हैं और आखिर जनता ने आज दम दिखा दिया है। और फिलहाल एक बड़ी अपडेट आपको दे दें कि अब फिलहाल मतदान समाप्त हो चुका है और अब ईवीएम में कैद हो चुका है कि आखिर किसके ऊपर ताज जो है वो जीत का पहनाया जाएगा। चर्चा पर वापस जाते हैं और पवन तोमर हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं। पवन जी तो देखिए दावा तो कर दिया, लेकिन कहीं अगर खटीमा वाला जो अध्याय है वो दोहरा दिया जाता है तो परेशानी हो जाएगी बीजेपी के लिए। देखिए मेरा फिर दोबारा से ये कहना है, मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ कि आपका बहुत सटीक प्रश्न था जिसका हमारे मेज भाई उत्तर नहीं दे सके, उसका उत्तर नहीं दे सके और उनका इनके पास उनका उत्तर है भी नहीं। जैसे कि आपका मैं प्रश्न दोहरा देता हूँ कि जब ये हमारे गैकोड़ी जी को भी वहाँ से अच्छी वोटों से जिता सकते हैं वहाँ की जनता, तो आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी तो हमारे चीफ मिनिस्टर रहे हैं और अब वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं, तो ये समझ में नहीं आ रहा ऐसे ये क्या भारत की बुनती ले रहे हैं कि वहाँ की जनता को सुनाएंगे और वो कांग्रेस को वोट दे देगी। दूसरी बात मेरा कहना यह है कि चंपावत की जनता ने नहीं, अब ये सवाल तो आपको बहुत पसंद आया क्योंकि मैंने कांग्रेस से दागा था, लेकिन एक सवाल आपसे भी है कि अगर खटीमा वाला अध्याय दोहरा दिया गया तो बीजेपी और पुष्कर सिंह धामी के लिए बड़ी चुनौती हो जाएगी और बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। देखिए खटीमा का जो चुनाव था वहाँ से बिल्कुल हम हारे नहीं एक तरह से, क्योंकि वहाँ पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश को देख रहे थे, पूरे प्रदेश पर उनकी निगाहें थी और पूरे प्रदेश को जा करके उन्होंने जिताने का काम किया है और उस काम नहीं सर, ये तर्क नहीं हुआ सर, तर्क नहीं हुआ पवन तोमर जी। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ जरा और सवाल को थोड़ा सा और गहनता से आपको समझाता हूँ। सर अगर उत्तर प्रदेश में बात कर ले पवन जी, उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो योगी आदित्यनाथ सेम समय था, हालांकि मतदान की तारीख अलग थी, रिजल्ट का डे सेम था। अगर बात कर ली जाए तो 14 फरवरी को वहां मतदान हुआ था उत्तराखंड में और 3 मार्च को मतदान हुआ था गोरखपुर में, यही डिफरेंस था। लेकिन अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ भी पूरे प्रदेश को देख रहे थे, जगह जगह जनसभाएं कर रहे थे, पूरी तरीके से मोर्चा अकेले सिर पे लिए हुए घूम रहे थे पूरे उत्तर प्रदेश में। उनके कंधों पर उत्तर प्रदेश के हर एक विधायक को जिताने का भार उनके कंधे पे था। कहीं कहीं तो उन्होंने क्लीन स्वीप दे दिया, 6 के 6 विधायक एक जिले में जीत गए, 8 के 8 विधायक एक जिले में जीत गए, ठीक है। लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी को जीत रही है वो टॉप 10 में शामिल रहे हैं, माफ कीजिएगा सीएम योगी आदित्यनाथ की जो जीत रही है 1 लाख वोटों से वो जीते हैं, अपने गृह जनपद से लड़े थे गोरखपुर सदर से। फिर पुष्कर सिंह धामी अगर पूरे प्रदेश को देख रहे थे, उसके बाद अगर वो हार जाते हैं तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो पूरे प्रदेश को देख रहे थे और वो इसीलिए हार गए? भाई सीएम योगी भी तो देख रहे थे ना पूरे प्रदेश को, जगह जगह जनसभाएं कर रहे थे, पीएम मोदी आ रहे थे, उसकी भी जिम्मेदारी सीएम योगी की थी। पवन जी मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा आपका इस पे। मेरा कहना यह है कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बहुत बड़ा अंतर है और उस अंतर को हमें समझना होगा। वहाँ की चाहे भौगोलिक स्थिति हो, क्या वो नहीं, ये अगर आप ये बात कर रहे हैं, ये तर्क रख रहे हैं कि सीएम पूरे प्रदेश को देख रहे थे, तो सीएम योगी भी पूरे प्रदेश को देख रहे थे। कहीं ना कहीं जरूर खटीमा की जनता इस बार परेशान हुई है, मैं मानता हूं पूरी तरीके से, वरना यूं ही कोई मुख्यमंत्री नहीं हार जाता। मानता हूं उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि मुख्यमंत्री हारते हुए आए हैं, चाहे हम बात कर ले तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की। देखिए इतिहास को और वही इतिहास दोहराया गया है। अगर महज एक विधायक होते तो शायद जीत जाते। यहाँ की जो मत थी कि एक बार भारतीय जनता पार्टी आएगी, एक बार कांग्रेस आएगी, ये भारतीय जनता पार्टी ने मिथक तोड़ा है। चलिए मिथक टूट गया, लेकिन अब पुष्कर सिंह धामी के चुनाव पर पार्टी ने पुणे दोबारा सरकार बनाई है और पूरे बहुमत के साथ बनाई है। हाँ 2/3 बहुमत के साथ बनाई है, मैं इसके लिए भी आपको बधाई देता हूँ, लेकिन मेरे सवाल का जवाब थोड़ा सा। जी पवन जी आवाज पहुंच रही है आप तक पूरी तरीके से? 8/4 जी 8/4 के पवन जी
सर जवाब नहीं मिला मुझे अभी तक। भाई सीएम योगी भी देख रहे थे पूरे प्रदेश को। आप जहाँ एक बात को कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ हार से आए हुए हैं, तो वो निष्ठक भारतीय जनता पार्टी तोड़ने जा रही है। जैसे कि पहले भी उन्होंने तोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी में भी लोग कहते थे कि एक बार भारतीय जनता पार्टी आएगी, एक बार कांग्रेस आएगी। अब की बार वो मिशन भी क्लियर किया है, दोबारा से भारतीय जनता पार्टी। चलिए मैं बधाई देता हूँ आपको, आप 2/3 बहुमत से आपने सरकार बनाई, ठीक है। वो मिशन भी अब की बार आपका टूटने जा रहा है। दोबारा से जो चुनाव लड़ रहे जी, बड़े बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चंपा से जीतने जा रही है, भी टूटने जा रहा है। लेकिन सर ये अध्याय अगर दोहरा दिया गया, खटीमा रिटर्न्स बन के आ गई, तो ये सब दिक्कत दे जाएगी आपको। देखिए कारण एक बात आप इसको समझ लीजिए कि कांग्रेस के लोग वहाँ पर इनको नहीं मिल रहा था। उसके बाद इनके वहाँ पर वो जो बड़े लीडर जाने को तैयार नहीं है। ये पहले ही एक तरह से मनोवैज्ञानिक अपनी हार मान चुके हैं। कांग्रेस पूरी तरह से मान चुकी है कि वहाँ पर पूरी तरह से हार रहे हैं, इसीलिए इनके बड़े नेता वहाँ नहीं पहुँच पाए। क्या वो हरीश रावत जी हो, वो एक खाना नहीं, हरीश रावत जी पहुंचे थे। नहीं, वो उदयपुर से चिंतन शिविर से लौट के आए, पहली चाय पी और चाय पीने के बाद सीधे निकल लिए चंपावत। हरीश रावत जी जो कहे अपना एक खाना पूर्ति करके खिलाए, वो खुद ही अपनी सीट को गवा बैठे हैं, वो खुद ही अपनी चुनाव हार बैठे हैं, और एक नहीं दो सीट हार बैठे हैं, तो वो जिताएंगे क्या? खुद ही हार बैठे। अरे सर वो तो सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हार गए, वो क्या जिताएंगे फिर, अगर यही सवाल है तो? वही मैं कह रहा हूँ धामी जी का, धामी जी भी तो हार गए सर, वो भी क्या जिताएंगे फिर, अगर यही बात है? हरीश रावत के हारने की बात कर रहे हैं आप। इस लीड को बहुत आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अभी आप देखिए आने वाला नहीं, वो तो 3 तारीख को नतीजे जो हैं वो स्पष्ट हैं, अभी से ही स्पष्ट हैं। चलिए बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। चलिए महेश जोशी जी, मनोवैज्ञानिक हार मान चुके हैं कांग्रेस मनोवैज्ञानिक। चलिए लौटेंगे। एक सवाल एक कमेंट में लेना चाहूंगा महेश जोशी जी से। महेश जी आपने सुना तमाम चीजों को, और फिर एक कमेंट में आपका चाहूंगा, उसके बाद हरीश मैकुरी जी के पास जाना चाहूंगा। हरीश महेश जी, महेश जी आवाज पहुंच रही है आप तक? महेश जी क्या आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए मैं सीधे जाऊंगा हरीश मैकुरी जी के पास, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, और सीधे हरीश मैकुरी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं। हरीश जी, मैं आपसे वहाँ के भौगोलिक समीकरणों के साथ साथ आज जिस तरीके से नतीजे जो कैद हैं उनको लेकर भी एक कमेंट चाहूंगा। हरीश जी, जिस तरह जिस तरह से वहाँ पे जो गहतोड़ी है जिन्होंने इस्तीफा दिया ध्यान धामी के उपचुनाव हेतु सीट खाली की थी, उनका कहना है कि मैं धामी का साया बन के इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। और पुष्कर सिंह धामी का भी कहना है कि निश्चित रूप से हमारा जहाँ से मुख्यमंत्री लड़ता है ऑलरेडी एक फोकस बनता है उस क्षेत्र पर भी, और उन्होंने कहा कि प्रचंड बहुमत हमको मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो माहौल अब 5 बजे क्योंकि लगभग पोल समाप्त हो ही गया है, तो माहौल जिस तरह का दिखा वो काफी मतलब पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में दिख रहा था। तो उनकी जनसभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही थी, सोशल मीडिया से लेके तमाम उस पे भी दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चुनाव पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। और यदि ऐसा होता भी है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री होने का लाभ चंपावत को मिलना भी स्वाभाविक है। को भी देखा जाए तो मुख्यमंत्री का अगर उपचुनाव हुआ है तो वहां पर मुख्यमंत्री की ही विजय हुई है। हरीश जी, अगर इतिहास को भी खंगाला जाए, इतिहास के पन्नों को भी पलटा जाए, तो कहीं ना कहीं उपचुनाव अगर हुआ है मुख्यमंत्री के लिए तो वहां पर मुख्यमंत्री की ही जीत हुई है। उत्तराखंड के इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, निश्चित रूप से उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के 3-4 बार उपचुनाव हुए हैं, चाहे एनडी तिवारी का चुनाव रहा है, चाहे खंडूड़ी जी का चुनाव रहा, ऋषि खंडूड़ी जी का।
सिर्फ त्रिवेंद्र सिंह एकमात्र मुख्यमंत्री रहे जो जनता के बीच से आए और उनको दोबारा चुनाव नहीं लड़ना पड़ा, लेकिन वो उनका कार्यकाल भी मतलब चौथे साल जाके पूरा नहीं हो पाया था। तो उसी तरह से जो है जो विजय बहुगुणा है उनको भी उपचुनाव लड़ना पड़ा था, उसी तरह से एनडी तिवारी को उपचुनाव लड़ना पड़ा था, उसी तरह से पुष्कर सिंह धामी को अब उपचुनाव लड़ना पड़ रहा है। तो एक तरह से उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मुख्यमंत्रियों की हार, चाहे वो हरीश रावत की हार रही हो, चाहे बीसी खंडूड़ी की कोटद्वार में हार रही हो, चाहे हरीश रावत की 2 जगह से हार रही हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी की खटीमा से हार रही हो, ये कहीं उत्तराखंड की जनता को सोचना है, इसमें मुख्यमंत्री को नहीं कोई सोचना है कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट चुनाव हारा है। मुख्यमंत्री जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो अगर चुनाव हारता किसी भी चुनाव क्षेत्र से, अपने चुनाव क्षेत्र से, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का तो घाटा होता ही है। उत्तराखंड को भी पुनर्विचार करना चाहिए, हम अपने बड़े नेताओं को किस तरह से हरा रहे हैं। तो अगर पुष्कर सिंह धामी वहाँ जीते हैं तो मुख्यमंत्री की जीत है निश्चित रूप से। जहाँ तक माहौल दिख रहा है पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में माहौल दिख रहा है और कहीं ना कहीं वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। महेश जी, जोशी साहब आवाज पहुंच रही है आप तक? महेश जोशी जी, सर आपने वरिष्ठ पत्रकार हरीश मैखुरी जी को सुना, किस तरीके से वो कह रहे थे कि उत्तराखंड की जनता को भी एक बार सोचना चाहिए अपने बड़े नेताओं को हराने से पहले, और आज जिस तरीके से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी की जीत भी वहां पर निश्चित है। और इतिहास को भी, अगर इतिहास के पन्ने को पलटा जाए, उत्तराखंड के इतिहास को देखा जाए तो उपचुनाव जब जब हुआ है मुख्यमंत्री के लिए, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की विजय हुई है। भुवन चंद खंडूरी से लेकर और विजय बहुगुणा से लेकर, और वही इतिहास शायद दोहरा दिया जाए कांग्रेस के लिए जो भी दावे हैं वो विफल साबित होंगे। तो जनता के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए तो वो ज्यादा अच्छा है। अब देखिए जिस तरह से अभी ये आर्थिक परिस्थिति की बात कर लें तो 47 विधायक होने के बाद भी मतलब एक मुख्यमंत्री हारे हुए को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं जनता भी इस चीज की तो सोचती है कि मुख्यमंत्री अगर चुने हुए विधायकों में बनाया तो ज्यादा अच्छा होता है। तो कई चीजें होती है जिसमें जनता के संज्ञान में आती है, जनता भी हर चीज का गौर करती है। जनता जिसका जो निर्णय है वो बड़ा जनता, उसका देश की जनता बड़ी विवेकशील जनता है, उसे पता है कि मुझे क्या निर्णय करना है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चुनौती जरूर हो गई है आज का जो उपचुनाव है, और इतिहास कहीं ना कहीं दोहराता हुआ नजर आ रहा है उत्तराखंड का। महेश जी, जी इतिहास कहीं ना कहीं दोहराता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी के चेहरे की जो चमक थी और मतदाताओं की जो, अगर हम बाइटों को सुने, बातों को सुने, तो कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत में आए और विकास के जो पहिया है वो आगे बढ़ाए। रिजल्ट की प्रतीक्षा कर देना करना चाहिए हमें, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। और जनता को छोड़ देना चाहिए, जनता का जो निर्णय होगा वही मान्य है। बिल्कुल, ये कल और परसों का जो समय है ये काफी अहम रहने वाला है बीजेपी कांग्रेस के लिए। पवन तोमर जी, काफी अहम समय है कल और परसों का, 1 जून और 2 जून। देखिए, मैं फिर आपकी बात को अपने आप को सम्मिलित करते हुए कहता हूँ कि महेश जी एक तरह से दुखी हैं। वो आप बार बार उनको टोक रहे हैं तो उनसे जवाब नहीं बन पा रहा है। वो मैं फिर कह रहा हूँ कि महेश जी को भी मालूम है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। महेश जी की अंतरात्मा भी बोल रही है कि वहाँ तोमर जी, लेकिन महेश जी की मजबूरियाँ हैं। हमें तो होने के लिए कुछ नहीं है, दूसरी बात होने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर धामी जी आ गए तो बिल्कुल ये बात ये सोचिए, तोमर जी सोचिए धामी जी हार के तो कितनी किरकिरी होगी। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि महेश भाई, अगर धामी जी मेहनत करने के बाद भी पूरा सरकारी तंत्र लगा होने के बाद भी हार गए तो कितनी किरकिरी होगी। देखिए जोशी जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आपने कहा है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ये कई बार मैं भी अपनी चर्चा में इस चीज का जिक्र कर चुका हूँ कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। पाने के लिए अगर बात की जाए तो एक विधायक बढ़ जाएगा सदन में। दूसरी बात यह है कि नाक बच जाएगी कहीं ना कहीं कांग्रेस की, और
संभवतः आपके पास कुछ, कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं, वो होगी क्या? रही बात नहीं देखिए ना, रही बात कितनी गिरती होगी, पूरा सरकारी धन बल का आपने प्रयोग किया, ठीक है, पूरी सरकार यहाँ चंपावत में लगी रही और यूपी के ये तो मुख्यमंत्री को भी आना पड़ा किस तरह भारतीय जनता पार्टी की एक नीति और नीति है, उसके तहत ही हर चुनाव लड़ा जाता है और उसी चुनाव के तहत आगे की कार्रवाई करी जाती है। हर कार्यकर्ता वहाँ पर लगाया जाता है, ये हर पार्टी में होता है। हम उसका मैनेजमेंट सही तरीके से करते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा जो निर्णय है वो सर्वोपरि निर्णय पूरी पार्टी को मान्य होता है। कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में तो सर्वोपरि निर्णय को ही कोई चुनौती दे देते हैं। वो कहते हैं साहब हरीश रावत ये कह रहा है, प्रीतम सिंह जी कह रहे हैं ये गलत कर दिया है, आपके विधायक कह रहे हैं कि साहब हरीश रावत जी को कमान ना देते तो शायद हम सत्ता में आ जाते, इन्होंने सत्यानाश कर दिया। जिनको जहाँ से चुनाव लड़ाना था उसको नहीं वहाँ से लड़ाया गया। आपस में आरोप प्रत्यारोप आप ये कर रहे हैं और उसके बाद आपके पास चंपावत में कैंडिडेट लड़ाने को नहीं है। उसके बाद आपने महिला मात्र शक्ति को वहाँ से चुनाव लड़ाया है, वो जब से उनका वहाँ पर कोई किसी किस्म का कोई आधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीत रही है, लड्डू हम खिलाएंगे। चलिए, थोड़ा सा समय का भी अभाव है और अब मैं एक कमेंट लेना चाहूंगा हरीश मेहकुरी जी से। फाइनल कमेंट हरीश मेहकुरी जी। अभी तक का जिस तरह का प्रियवती चल रहा है उत्तराखंड में, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट के हारने के लगभग कोई चांस नहीं रहते हैं। चंपावत में भी शायद यही हो रहा है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और जो हार जाए उत्तराखंड में, जो भी पार्टी मतलब पीछे रह जाती, चुनाव में तो एक ही को विजयी होना, तो दूसरों को जो है जो पीछे रह जाते हैं उनको ईवीएम को खोलना है खोलना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के पास अब समय है, निश्चित रूप से उनके मुख्यमंत्री जो विजय हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास समय है। गैरसैंण सत्र तो उन्होंने कैंसिल कर दिया है, लेकिन जो देहरादून में 8 तारीख जून से सत्र हो, उसमें उत्तराखंड के विकास के मुद्दे उठाए जाए, चाहे धाम यात्रा दुरुस्त हो, पर्यटन को बढ़ाया जाए, संस्कृत महाविद्यालयों की स्थिति सुधारी जाए, ग्रामीण सड़कों की स्थिति सुधारी जाए, इस पे काम करना चाहिए। बिल्कुल हरीश जी, फिलहाल समय का थोड़ा सा अभाव है। आप तीनों हमारे को हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरीके से चंपावत उपचुनाव की बात की जाए तो आज आर पार पूरी तरीके से हो चुका है और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर 3 जून को जो नतीजे आएंगे वो निर्णय करेंगे कि सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं, या कांग्रेस का एक और विधायक सदन की राह तय कर लेगा। तो फिलहाल आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।